हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम चैप्टर 7 इक्विलिब्रियम को स्टार्ट करते हैं। पहले चैप्टर 6 थर्मोडायनेमिक्स के लास्ट के 2-3 क्वेश्चन बाकी है, वो मैं इस लेक्चर के एंड में करवा देता हूँ। ठीक है, पहले हम नया चैप्टर समझते हैं। देखो, आपको अगले चैप्टर की शुरुआत थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट लेक्चर में समझाया था कि जब हमें रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने होते हैं तो इसका फिजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू रिलेटेड स्टडी करने के लिए केमिस्ट्री में 3 ब्रांचेस है जो एक दूसरे से इंटर रिलेट होती है: थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम एंड केमिकल काइनेटिक्स। थर्मोडायनेमिक्स हम समझ चुके, जिसकी लास्ट प्रॉपर्टी जो गिब्स एनर्जी थी, उससे हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि रिएक्शन कब हमारा स्पॉन्टेनियस होगा एंड किस केस में वो नॉन स्पॉन्टेनियस रहेगा। अब उससे एक स्टेप आगे, इक्विलिब्रियम में हमें रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन क्या होंगे, कितने परसेंटेज रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनाता है, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, इन सब प्रॉपर्टी का स्टडी करेंगे। शुरुआत करने से पहले इक्विलिब्रियम को और थोड़ा सा डिटेल में समझाता हूं मैं। तो पहले टर्म इक्विलिब्रियम को समझते हैं। लास्ट चैप्टर में थोड़ा बहुत ऊपर से आइडिया दे दिया था कि इस चीज को हम इक्विलिब्रियम कहते हैं। मान लो कि एक क्लोज कंटेनर के अंदर हम लिक्विड को फिलअप कर देते हैं। लिक्विड्स आर जनरली वॉलेटाइल इन नेचर, यानी कि वो अपनी वेपर बनाते रहते हैं। ये हमारा कंटेनर जो है वो कैसा है, ये एक क्लोज्ड कंटेनर है। अब इसमें आपने लिक्विड को फिलअप कर दिया तो लिक्विड काम क्या करेगा, तो वो वॉलेटाइल है, तो वो धीरे धीरे वेपर फॉर्मेशन करना स्टार्ट कर देगा। ऊपर की जो स्पेस है वहां पर वेपर बनती जाएगी। अब ये वेपर कहाँ से बनेगी, तो इसकी ये जो फ्रंट सरफेस है, ऊपर की सरफेस, वहाँ के वो पार्टिकल कि जिनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है वो लिक्विड में से वेपर में कन्वर्ट होते रहेंगे। तो फर्स्ट प्रोसेस इसके अंदर जो ऑब्जर्व होगा वो लिक्विड का वेपर में कन्वर्ट होना। आफ्टर सम टाइम क्या होगा, तो ये जो वेपर के पार्टिकल है वो थोड़ी देर के बाद कंडेंस्ड होना स्टार्ट हो जाएंगे। जब ये ऊपर की स्पेस पूरी ऑक्यूपाई हो जाएगी, देन ये जो पार्टिकल्स है जो वेपर बनाए हुए हैं वो धीरे धीरे लिक्विड में आना स्टार्ट कर देंगे, जिस प्रोसेस को हम कंडेंसेशन कहते हैं। तो पहले इवेपोरेशन स्टार्ट हुआ, फिर उसकी रिवर्स प्रोसेस कंडेंसेशन स्टार्ट हुई। जिस टाइम पर ये इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन दोनों सेम रेट से होना स्टार्ट हो जाएंगे, उस सिचुएशन को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम। उस कंडीशन पर इस लिक्विड की सरफेस के ऊपर जो प्रेशर लगा होगा वो होता है उसका वेपर प्रेशर, मतलब वेपर की वजह से लगा हुआ प्रेशर। यानी कि यहाँ पर ये एक कांस्टेंट वेपर प्रेशर को बनाएंगे। इस कांस्टेंट वेपर प्रेशर पर लिक्विड से वेपर में जाने वाले पार्टिकल एंड वेपर में से लिक्विड में आने वाले पार्टिकल का रेट सेम होगा एंड तब यहाँ पर कांस्टेंट वेपर प्रेशर बनेगा। इस सिचुएशन को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम। इट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम स्टेट। चलो, अब जो मैंने समझाया वो इक्विलिब्रियम स्टेट को मैं 3-4 लाइन में डिफाइन कर देता हूं। व्हेन लिक्विड इवेपोरेट्स इन क्लोज्ड कंटेनर, जो मैंने ऊपर सिचुएशन ली थी उसको ही बना देता हूं। व्हेन लिक्विड इवेपोरेट्स इन क्लोज्ड कंटेनर, molecules
विथ रिलेटिव हायर काइनेटिक एनर्जी। हायर काइनेटिक एनर्जी किसकी होगी? जो सरफेस के ऊपर होंगे। मॉलिक्यूल्स विथ रिलेटिव हायर काइनेटिक एनर्जी। अंदर से तो कोई पार्टिकल वेपर बनाने आएगा नहीं, जो सरफेस के ऊपर के पार्टिकल होंगे वो ही वेपर में कन्वर्ट होंगे। सो द मॉलिक्यूल्स विथ रिलेटिव हायर काइनेटिक एनर्जी एस्केप द लिक्विड सरफेस लिक्विड सरफेस को एस्केप करके वेपर फेज में चले जाएंगे इनटू वेपर फेज एंड नंबर ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल्स आफ्टर सम टाइम क्या चालू हो जाएगा? जब ऊपर की स्पेस पूरी ऑक्यूपाई हो जाएगी उस सिचुएशन में ये वेपर फिर से लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे एंड नंबर ऑफ liquid molecules number of liquid molecules from vapor strike the liquid surface and are retained in the liquid। वापस लिक्विड के अंदर आना चालू हो जाएंगे। retained in the liquid। क्लियर? it rise to a कांस्टेंट वेपर प्रेशर। इस टाइम पर इस लिक्विड की सरफेस के ऊपर जो प्रेशर बना होगा जिसको वेपर प्रेशर कहते हैं वो कांस्टेंट हो जाएगा। इट राइज टू अ कांस्टेंट वेपर प्रेशर एंड इस सिचुएशन को हम इक्विलिब्रियम स्टेट कहते हैं एंड द सिस्टम हैज रीच्ड इक्विलिब्रियम स्टेट। चलो क्लियर है? इक्विलिब्रियम वर्ड का मीनिंग क्या होगा? नाउ यहाँ पर मान लो कि आपने जो लिक्विड लिया है वो H2O है, वाटर। तो वाटर जो है वो लिक्विड में से वाटर वेपर का फॉर्मेशन करता रहेगा। तो प्रोसेस कुछ ऐसे होगा, H2O लिक्विड में से वाटर वेपर यानी कि H2O गैस के फॉर्म में कन्वर्ट होता रहेगा। आफ्टर सम टाइम वाटर वेपर जो है वो लिक्विड के अंदर कन्वर्ट होती रहेगी। इसके अंदर पहले फॉरवर्ड रिएक्शन हुई थी, फॉरवर्ड यानी कि इवेपोरेशन हुआ था। आफ्टर सम टाइम इसके अंदर कंडेंसेशन हो गया। तो यहाँ पर दोनों ही रिएक्शन साथ में होते हैं, इसीलिए हम ये 2 हाफ एरो का रिप्रेजेंटेशन करते हैं जब भी हमें इक्विलिब्रियम रिप्रेजेंट करना होता है, क्योंकि ये इस चीज को इंडिकेट करता है कि रिएक्शन फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड में हो रही है। इस इक्विलिब्रियम कंडीशन पे रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन दोनों का जो मिक्सचर होता है इसको हम कहते हैं इक्विलिब्रियम मिक्सचर। द मिक्सचर ऑफ reactant and product in equilibrium state is called equilibrium mixture। ठीक है, वो फॉर्मेशन कर देंगे इक्विलिब्रियम मिक्सचर का।
ना दूसरी एक दो चीजें बताता हूं। इक्विलिब्रियम जो है वो फिजिकल प्रोसेस एंड केमिकल प्रोसेस इन दोनों में ही एस्टेब्लिश होता है। फिजिकल प्रोसेस यानी क्या? तो जैसे कि फेज कन्वर्जन होना, लिक्विड से गैस में, सॉलिड से लिक्विड में, या फिर सॉलिड से डायरेक्ट गैस में, इसको हम कहते हैं फिजिकल प्रोसेसेस, जहाँ पर सिर्फ फेज कन्वर्ट होते हैं। एंड जहाँ पर केमिकल रिएक्शन होकर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, जैसे कि N2NH2 रिएक्शन करके NH3 बनाएंगे, तो वो एक केमिकल रिएक्शन हुआ। तो इक्विलिब्रियम जो है वो फिजिकल प्रोसेस एंड केमिकल प्रोसेस इन दोनों के ही अंदर होता है, इन दोनों के अंदर बनता है। हाँ, डिपेंड करेगा उनकी एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस, नेचर ऑफ रिएक्टेंट, टेम्परेचर पर वेसल हमारा क्लोज होना चाहिए। तो ये सब उसकी कंडीशन है जिसको हम साथ में लिखते जाएंगे। तो एक पॉइंट, इक्विलिब्रियम कैन बी एस्टैब्लिश्ड in both physical and chemical processes, जिसके लिए कुछ कंडीशन है, कुछ रिएक्शन फास्ट हो सकते हैं, स्लो हो सकते हैं। वो सब डिपेंड करेगा कि टेम्परेचर क्या है उसका, कंटेनर क्लोज होना चाहिए, मतलब एक्सपेरिमेंटल कंडीशन पर वो चीज़ें डिपेंड करेगी। एंड ये इक्विलिब्रियम जो होता है वो कभी भी स्टैटिक नहीं होता, ऑलवेज डायनामिक होता है। इस वर्ड का मीनिंग समझो, लिखता हूं मैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो डायनामिक का मीनिंग क्या? तो मूवमेंट होना। आपको शायद किसी स्टेज में ऐसा लग सकता है कि रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के अमाउंट एज इट इज रहे हो, लेकिन फिर भी उसके अंदर इक्विलिब्रियम डेवलप हो चुका होता है। लेकिन रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट को रिएक्टेंट आने का रेट सेम होता है, इसलिए आपको ऐसा लगता है कि ये अभी स्टेडी सिचुएशन में है। लेकिन कभी भी इक्विलिब्रियम स्टेडी और स्टैटिक नहीं होता है, वो ऑलवेज डायनामिक होता है। इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। मान लो कि आपके बैंक अकाउंट में 50,000 रुपीज़ है। मॉर्निंग में आप 5,000 ऐड करते हो तो कितने हो जाएंगे? 55,000। इवनिंग में आप फिर से 5,000 विड्रॉ कर लेते हो, निकाल लेते हो, तो वापस आपके अकाउंट का बैलेंस कितना हो गया? 50,000। तो आपका अकाउंट का बैलेंस तो 50,000 ही रहेगा, लेकिन आपका अकाउंट जो है वो स्टैटिक नहीं हुआ, इट इज डायनामिक इन नेचर, उसके अंदर मूवमेंट हुई। तो यहाँ पर भी ऐसा ही होगा, फॉरवर्ड टू बैकवर्ड एंड बैकवर्ड टू फॉरवर्ड मूवमेंट होगी, लेकिन मूवमेंट के रेट सेम होने की वजह से हमें कोई वेरिएशन, शायद ऐसा हो सकता है कि वेरिएशन ना दिखे, लेकिन वो ऑलवेज होता है। इक्विलिब्रियम ऑलवेज डायनामिक नेचर में होता है, कभी भी वो स्टैटिक नहीं होता। लेकिन फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन के रेट सेम होने की वजह से हम उसको एक्सपीरियंस नहीं कर सकते, ऐसा हो सकता है। ठीक है, जिसके लिए हमें प्रैक्टिकल लैब में जाकर एक्सपेरिमेंट करने पड़े। नाउ अब हम शुरुआत करते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम की। हम केमिकल इक्विलिब्रियम को फर्दर 3 पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। नाउ किस 3 टाइप की रिएक्शन का हम यहाँ पर स्टडी करेंगे वो मैं बता देता हूँ। इक्विलिब्रियम में हम कौन से 3 कैटेगरीज के रिएक्शंस का स्टडी करने वाले हैं उसका एक आइडिया दे देता हूँ। ऐसे रिएक्शन जो ऑलमोस्ट कंप्लीट होने आई हो। अब ऑलमोस्ट कंप्लीट होने आई हो तो उसमें रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन जो है वो बहुत कम होगा, एंड मैक्सिमम उसमें क्या बन चुका होगा? प्रोडक्ट बन चुका होगा। दूसरी कैटेगरी के रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिसमें रिएक्शन जस्ट चालू हुआ हो,
जस्ट स्टार्ट हुआ है तो वहां पर क्या होगा, मैक्सिमम आपका रिएक्टेंट होगा, प्रोडक्ट थोड़ी बहुत बची होगी। एंड थर्ड कैटेगरी होती है जहां पर रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन दोनों के कंसेंट्रेशन कंपैरेबल अमाउंट में होते हैं। ठीक है, एक वहां पर हम इसका स्टडी करेंगे। चलो तो तीनों स्टेटमेंट में लिख लेता हूं। द रिएक्शंस दैट proceed nearly to complete यानी कि only negligible concentration of reactant are left, only negligible concentration of reactants are left। उसमें मैक्सिमम क्या बन चुका है, प्रोडक्ट बन चुका है, बिकॉज रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट होने आई है। ठीक है, दूसरी कैटेगरी के रिएक्शंस ऐसे होते हैं जहां पर रिएक्शन जस्ट स्टार्ट हुई है। द रिएक्शन इन विच ओनली स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, जस्ट चालू हुई है तो प्रोडक्ट का अमाउंट क्या होगा, बहुत ही कम होगा। ठीक है, अंदर मैक्सिमम रिएक्टेंट होंगे एंड मोस्ट ऑफ द रिएक्टेंट्स रिमेन unchanged at equilibrium state। एंड ऐसी कंडीशन में रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के बीच में इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो गया हो तो सेकंड ये कैटेगरी आएगी। एंड थर्ड जहां पर रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के कंसेंट्रेशन ऑलमोस्ट कंपेरेबल अमाउंट में, मतलब 50-50 या 40-60 ऐसे हो, दोनों के मेजरेबल अमाउंट में हो। सो थर्ड कैटेगरी है द रिएक्शन इन विच द कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट are comparable when the system is in equilibrium। ठीक है, चलो तो ये तीन कैटेगरी के रिएक्शंस का हम यहाँ पर डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। नाउ हम शुरुआत करते हैं इक्विलिब्रियम इन फिजिकल प्रोसेसेस। फिजिकल प्रोसेसेस यानी कि फेज ट्रांसफॉर्मेशन के प्रोसेसेस, सॉलिड से लिक्विड में, लिक्विड से गैस में या सॉलिड से गैस में जब कन्वर्जन होता है तब उसमें किस तरह से इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होता है, कैसे हम इस इक्विलिब्रियम को समझ सकते हैं। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज equilibrium in physical processes। सबसे पहला मैं तीन कैटेगरी बताई, तीनों कैटेगरी को वन बाय वन लेते हैं। पहला सॉलिड, लिक्विड, इक्विलिब्रियम। ठीक है, इसको ध्यान से सुनते जाना, मैं सारे पॉइंट्स यहां पर लिखूंगा नहीं। हम यहां पर एक थर्मोस फ्लास्क ले लेते हैं। थर्मोस फ्लास्क आपको पता है, मैंने आगे थर्मोडायनेमिक्स में यूज किया हुआ है। इसमें
हीट एक्सचेंज सिस्टम टू सराउंडिंग कुछ भी नहीं होगा, नो एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। इसके अंदर H2O वाटर को फिलअप कर दिया है इन लिक्विड फॉर्म। इसके अंदर आइस के क्यूब रख दिए हैं, आइस सॉलिड फॉर्म मतलब वाटर वो अपने सॉलिड फॉर्म में है जिसको हम आइस कहेंगे, एंड इसको ऊपर से प्रॉपरली बंद कर दिया है। इस कंटेनर को 273 केल्विन टेम्परेचर पर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो कांस्टेंट ही रहेगा, जब तक हम प्रोसेस समझेंगे प्रेशर में कोई चेंज नहीं आएगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर इसको रख दिया है। इसके अंदर क्या एक्टिविटी होगी वो आपको समझाना है। हम यहाँ पर ये चीज ऑब्जर्व करते हैं कि अंदर आइस एंड वाटर जो है उसका मास लॉन्ग टाइम तक एज इट इज रहता है। मास ऑफ आइस एंड वाटर remains constant, ठीक है, with time। आपके पास जो थर्मोस फ्लास्क हो उसको 273 केल्विन, 273 केल्विन यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस ले लो। 0 डिग्री कहाँ पर होगा? आपके फ्रीजर के अंदर, घर में जो फ्रीज है उसके फ्रीजर में इतना होगा। उसमें इस कंटेनर को ऊपर से क्लोज करके अंदर पानी एंड आइस फिलअप कर देना है। 2-3 घंटे के बाद इसको बाहर निकालो। अंदर आप चेक करोगे तो आइस का अमाउंट आपने पहले जितना डाला है उतना ही होगा, एंड वाटर आपने अंदर जितना फिलअप किया है वो उतना ही होगा। अमाउंट ऑलमोस्ट एज इट इज रहेगा। नाउ अब क्या आपने जितना ऐड किया था वही का वही अंदर अमाउंट होगा, यानी कि अंदर कोई प्रोसेस हुआ होगा या नहीं हुआ होगा वो हमें समझना है। तो यहाँ पर आइस एंड वाटर इन दोनों का कन्वर्जन होता है, ठीक है। पहले क्या होता है, आइस की जो सरफेस है वहां से वो वाटर मॉलिक्यूल के अंदर जाना स्टार्ट कर देते हैं। वाटर मॉलिक्यूल आफ्टर सम टाइम फिर से आइस में आना स्टार्ट कर देते हैं। मतलब रेट ऑफ ट्रांसफर जो है, रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ आइस इनटू वाटर एंड वाटर इनटू आइस, ये दोनों का कन्वर्जन का रेट सेम हो जाता है, ठीक है। रेट ऑफ इज इक्वल, सो हमें ऑब्जर्व नहीं कर सकते कि किसी का मास कम हुआ किसी का ज्यादा हुआ। वो ऑलमोस्ट मास कैसे रहते हैं, कांस्टेंट ही रहते हैं। लेकिन इसमें ये दोनों प्रोसेस हो जाते हैं एंड वो दोनों कैसे रेट से होते हैं, सेम रेट से होते हैं। एट नेसेसरी कंडीशन प्रेशर कांस्टेंट रहना चाहिए, यानी कि एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड कांस्टेंट टेम्परेचर या फिर 273 केल्विन टेम्परेचर। तो इस सिचुएशन में इस लिक्विड एंड इस सॉलिड के बीच में अंदर क्या एस्टेब्लिश हो चुका होगा, इक्विलिब्रियम। इस टाइप के इक्विलिब्रियम को हम क्या कहते हैं, सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम। नेसेसरी कंडीशन टेम्परेचर एंड प्रेशर ये दोनों कांस्टेंट रहने चाहिए। तो वाटर लिक्विड एंड सॉलिड के बीच में क्या हो जाएगा, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम, एंड इस इक्विलिब्रियम को हम सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम कहते हैं। इसके साथ ही एक डेफिनेशन, फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन समझाता हूं। फर्स्ट नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन समझते हैं।
इस कंसेप्ट के ऊपर से पहले लिख लेता हूं मैं डेफिनेशन, फिर समझा देता हूं। फॉर एनी प्योर सब्सटेंस at atmospheric pressure the temperature at which solid and liquid phases are at equilibrium. देखो ऊपर बनाई वो वही सिचुएशन है। एनी प्योर सब्सटेंस यानी कि वाटर हमने प्योर फॉर्म में लिया था, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड टेम्परेचर एट विच सॉलिड एंड लिक्विड फेज आर एट इक्विलिब्रियम। तो बंद कंटेनर के अंदर वाटर सॉलिड एंड लिक्विड फॉर्म में इक्विलिब्रियम कंडीशन में था, आर एट इक्विलिब्रियम is called normal melting point और normal freezing point। अब देखो हमने टेम्परेचर 273 केल्विन रखा था और वाटर का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है या फिर फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, एग्जैक्ट 273 केल्विन। ठीक है, तो atmospheric pressure, the temperature at which solid and liquid phases are at equilibrium is called normal melting point or normal freezing point, ठीक है, of the substance। क्लियर। यहां पर इस तरह की सिस्टम डायनामिक इक्विलिब्रियम में होगी। शायद आपको ये लग सकता है कि ऐसा कन्वर्जन ना होता हो, लेकिन हमने प्रैक्टिकली जब चेक किया तब हमें पता चला कि यस ये कन्वर्जन होता रहता है, जिसके हमने रेडियो एक्टिव शुगर वगैरह का यूज़ किया था इस चीज़ को एक्सपेरिमेंटली फाइंड करने के लिए। तो हमें पता चला कि ये कन्वर्जन कंटिन्यू होता रहता है, लेकिन रेट इक्वल होने की वजह से उसको आइडेंटिफाई करना क्वाइट डिफिकल्ट है। ठीक है, सो ये है सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट एंड हियर इज द डेफिनेशन ऑफ नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट और नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट। नाउ यहाँ पर जो डायनामिक इक्विलिब्रियम सिस्टम है उसके अंदर नेसेसरी कंडीशन मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। First, both the opposing processes occur simultaneously, यानी कि फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड दोनों साथ में होना चाहिए। Both the opposing processes, opposing यानी कि फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, both the opposing processes occur simultaneously एंड दूसरी क्या लिखेंगे, ये जो दोनों ही प्रोसेस है उसके रेट क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। बोथ द प्रोसेसेस अकर एट सेम रेट, दोनों ही सेम रेट से होने चाहिए, सो दैट the amount of ice and water remains constant। इसीलिए हमारे आइस एंड वाटर का मास जो है वो हमें क्या ऑब्जर्व होता है, कांस्टेंट। पहले जितना रखा था थोड़ी देर के बाद, 1 घंटे के बाद आप निकालोगे तो वही मास आपको वहां पर ऑब्जर्व होगा।
तो ये था फर्स्ट फिजिकल प्रोसेस। अभी मैं यहाँ तक रखता हूँ इसको। अगले लेक्चर में लिक्विड वेपर एंड सॉलिड वेपर इक्विलिब्रियम को एक्सप्लेन कर दूंगा। एंड अभी फिलहाल आपको वो जो क्वेश्चन बाकी है थर्मोडायनेमिक्स के वो करवा देता हूँ, ठीक है। चलो, ये जो लास्ट के 3 क्वेश्चन बाकी थे थर्मोडायनेमिक्स की एक्सरसाइज के, उसको कंप्लीट कर लेते हैं। सीधा क्वेश्चन नंबर 20, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन इज 10। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं K से, दैट इज 10। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गिब्स एनर्जी डेल्टा जी फाइंड करना है। आर की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी हुई है, तो यही हम यूज़ करेंगे, 8 जूल पर केल्विन पर मोल एंड टेम्परेचर इज 300 केल्विन। सिंपल क्वेश्चन। इन दोनों का रिलेट करने वाला फॉर्मूला आप जानते ही हो, जो गिब्स एनर्जी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को रिलेट करता है एट टेम्परेचर। सो डेल्टा जी इज इक्वल टू -2.303 RT log K। गिब्स एनर्जी ये फाइंड करनी है, -2.303। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट आर की वैल्यू है 8, टेम्परेचर 300 एंड log K यानी कि log 10। अब आगे देखा है log 10 की वैल्यू रहती है 1। सो हमें सिंपल इन तीनों को मल्टीप्लाई करना रहेगा, 2.303 इंटू 8 इंटू 300, दैट इज 5527.2 माइनस 5527.2 जूल पर मोल, ठीक है। या फिर किलो जूल पर मोल में कन्वर्ट करना है तो ये हो जाएगा -5.527 किलो जूल पर मोल। क्लियर। एक सिंपल क्वेश्चन था 20 नंबर। आगे नेक्स्ट 21 नंबर, comment on the thermodynamic stability of nitric oxide and nitrogen dioxide given। दो रिएक्शन दिए हैं जिस पर कमेंट करना है। पहले रिएक्शन समझ लेते हैं। हाफ मोल्स ऑफ N2 reacts with half moles of O2 and form नाइट्रिक ऑक्साइड, जिसकी स्टैंडर्ड चेंज इन रिएक्शन एंथैल्पी, फॉर्मेशन एंथैल्पी मेंशन किया है, यस, फॉर्मेशन एंथैल्पी है 90 किलो जूल पर मोल। सेकेंड इक्वेशन है NO प्लस हाफ O2, ये फॉर्मेशन करेंगे NO2, जिसकी स्टैंडर्ड फॉर्मेशन एंथैल्पी है -74 किलो जूल पर मोल। तो इसके ऊपर से आप क्या बता सकते हो कि दोनों में से कौन सा कंपाउंड स्टेबल होगा एंड अनस्टेबल, ठीक है। आपको कमेंट करनी है ऑन थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी। अब इसमें से पहले सेकेंड रिएक्शन को देखते हैं। फॉर्मेशन एंथैल्पी की वैल्यू नेगेटिव है, नेगेटिव यानी कि इतनी एनर्जी इसमें से रिलीज होती है। अब एनर्जी रिलीज होती है, उसका दूसरा मीनिंग क्या होता है
कि जो अनस्टेबल कंपाउंड है वो स्टेबल में कन्वर्ट हो रहा है, अनस्टेबल स्टेबल में कन्वर्ट होता है, तब कुछ एनर्जी को रिलीज करता है। एंड दूसरा लॉजिक, पोटेंशियल एनर्जी अगर डिक्रीज होती है, इफ पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेज तो सब्सटेंस की स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है, एंड यहाँ पर जो एनर्जी रिलीज होगी वो हीट के फॉर्म में बाहर निकल जाती है। तो सेकंड रिएक्शन के ऊपर से हम कह सकते हैं फॉर NO2 गैस के फॉर्म में है जिसकी फॉर्मेशन एंथैल्पी की वैल्यू नेगेटिव में है, सो दैट इज स्टेबल इन नेचर। सेकेंड, फर्स्ट रिएक्शन जो है वो हमारा हीट को गेन कर रहा है, हीट को गेन करना यानी कि एनर्जी का इंक्रीज होना। अब एनर्जी इंक्रीज होती है, जिसके पास जितनी ज़्यादा एनर्जी वो उतना ही अनस्टेबल होता है। तो हम फर्स्ट रिएक्शन की प्रोडक्ट जो है NO, उसके बारे में क्या कह सकते हैं कि उसकी फॉर्मेशन एंथैल्पी की वैल्यू पॉजिटिव में है, जो ये रिप्रेजेंट करती है कि उसकी स्टेबिलिटी कम रहेगी, यानी कि वो कंपैरेटिवली नेचर में अनस्टेबल होगा। ठीक है, तो इस लॉजिक के बेस पर आप थर्मोकेमिकल इक्वेशन के ऊपर से थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी के बारे में प्रेडिक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट 6.22, कैलकुलेट द एंट्रोपी चेंज इन सराउंडिंग। एंट्रोपी चेंज यानी कि डेल्टा S फाइंड करना है सराउंडिंग का। When 1 mole H2O liquid is formed under standard condition, जब 1 मोल वाटर का फॉर्मेशन होगा, H2 plus half O2 gives H2O, लिक्विड गैस गैस। डाइहाइड्रोजन जब हाफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तब H2O का फॉर्मेशन करेगा, जिसके लिए फॉर्मेशन एंथैल्पी एंड स्टैंडर्ड कंडीशन दी है -286 किलोजूल पर मोल। ठीक है, क्वेश्चन में दिया गया डेटा देख लो एंड कैसे सॉल्व करेंगे ये बताओ। सबसे पहले हमें जो डेल्टा S सराउंडिंग फाइंड करना है उसके लिए फॉर्मूला क्या है, तो डेल्टा H अपॉन T, डेल्टा H अपॉन T टेम्परेचर। अब डेल्टा H की वैल्यू जो है वो हमें यहाँ पर दी हुई है -286। सिर्फ इसकी वैल्यू को समझना है। हमारा यहाँ पर Q सराउंडिंग जो है, सराउंडिंग की हीट वो कितनी है, तो जब वाटर फॉर्म होगा, फॉर्मेशन एंथैल्पी ऑफ वाटर, उस वक्त अब गैस में से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, गैस से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है यानी कि हीट देनी पड़ेगी। हीट देंगे यानी कि सराउंडिंग की हीट जो है वो कम होती जाएगी। हम सिस्टम को हीट देंगे ना, गैस को लिक्विड में, गैस में से लिक्विड में लाने के लिए हम सिस्टम की हीट को कम करेंगे, टेम्परेचर को सिस्टम की हीट कम करेंगे, यानी कि सिस्टम में से सराउंडिंग के अंदर हीट आएगी। सराउंडिंग के अंदर हीट आएगी तो फॉर्मेशन एंथैल्पी की वैल्यू जो है वो हमारी क्या रहेगी, नेगेटिव। सो फॉर्मेशन एंथैल्पी ऑफ वाटर इन लिक्विड फॉर्म इज नेगेटिव। ऑलरेडी ये बॉन्ड फॉर्मेशन का प्रोसेस है तो वो वैल्यू हमें नेगेटिव में गिवन ही है, तो -286 किलोजूल पर मोल, माइनस माइनस ये हो जाएगा +286 किलोजूल पर मोल। अब यहाँ पर समझ लो ये नेगेटिव साइन क्यों लिया था, वो यहाँ पर क्लियर होगा आपका। हीट जो है वो सिस्टम में से सराउंडिंग में आएगी। जब गैस लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो हमें अंदर की हीट कम करनी पड़ती है,
बढ़ाएंगे तो लिक्विड गैस में कन्वर्ट होगा, कम करेंगे तो गैस लिक्विड में कन्वर्ट होगा। मतलब सिस्टम में से हीट कहाँ पर आएगी? सराउंडिंग में। अब सराउंडिंग में आएगी तो सराउंडिंग के लिए हमें ये वैल्यू किस में मिलेगी? पॉजिटिव में। पॉजिटिव लाने के लिए हमें यहाँ पर कौन सा साइन यूज़ करना पड़ेगा? नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पर फॉर्मेशन एंथैल्पी हमारे पास नेगेटिव में है। ठीक है, तो इसका उल्टा जाओगे तो ये नेगेटिव साइन मैंने क्यों लिया था वो ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। अब इस वैल्यू का यूज़ करते हैं। 286 किलो जूल पर मोल में है, तो इसको हम जूल पर मोल में कन्वर्ट कर देते हैं। सो मल्टीप्लाइड बाय 10 पावर 3 एंड टेम्परेचर, तो टेम्परेचर गिवन नहीं है लेकिन यहाँ पर स्टैंडर्ड स्टेट मेंशन किया है, और स्टैंडर्ड स्टेट में हम टेम्परेचर जनरली लेते हैं 298, एग्जैक्ट 298.15 केल्विन। कैलकुलेट करो तो आपको आंसर मिल जाएगा 286 डिवाइड बाय 298, दैट इज 0.9592 इंटू 10 पावर 3। सो हम लिख सकते हैं 959.24। ठीक है, यूनिट जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। तो ये मिल जाएगा आपको चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द सराउंडिंग। खास ध्यान देना, हर बार हम सिस्टम का निकालते हैं लेकिन यहाँ पर किसका निकालना था हमें? सराउंडिंग का। सो इसके साथ ही ये चैप्टर 6 कंप्लीट होता है। ठीक है, एक इजी, इंटरेस्टिंग एंड बहुत ही बढ़िया सा चैप्टर था। अभी हम इसके MCQs जेई के साथ में सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो बाय।